फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे बेसिक। बेसिक मतलब कब अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें सबसे जो बेसिक नीड्स है वो हमारी क्या हो सकते हैं। ऐसे फोर्स जो सबसे बेसिक है, जो नेचर के अंदर सबसे बेसिक काउंट होते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेज। तो हमारे पास कितने होते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसकी वजह से होगा? ड्यू टू मास की वजह से। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। एंड फोर्थ वन इज वीक, और एक और है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज कितने हैं? हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज 4 होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, किसकी वजह से? मासेस की वजह से। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ये क्या होगा? मैग्नेट या चार्ज की वजह से। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ये हमेशा किसके अंदर होगा? इनसाइड अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर की वजह से कुछ पार्टिकल्स हैं, उनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होगा, वो इस फोर्स को क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज आल्सो इनसाइड अ न्यूक्लियस बट दिस एक्टेड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? दोनों को न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्स दोज फोर्सेज विच अराइजेज या विच प्रोड्यूस्ड या विच एक्ट बिटवीन टू मासिव पार्टिकल्स, जो किसके बीच रखते हो? वर्क करते हो मासिव पार्टिकल। दैट इज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर करें। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन्स ने। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, इसको एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. First of all, Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, if m1 and m2 these are two objects, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हो मास को कंसीडर करोगे, पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से, इन दोनों के मास की वजह से, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, ए और बी, और उनका मासेस क्या? m1 एंड m2। इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो r। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था? न्यूटन्स ने। तो इसको हमने क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमेशा यहाँ पर हमें याद रखना है m1 m2 कुछ भी मतलब दो मास ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट करो। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। स्क्वायर के वैसे भी अगर हम आर को बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। इन दोनों को कंबाइन करके F डायरेक्टली टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ से हम डायरेक्टली हटाते हैं तो F इज इक्वल टू डायरेक्टली g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे g क्या है? g, here g इज
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर ये हमें अच्छी तरह से याद रखना कि जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। जी इज एसेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, बट कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो स्मॉल जी है ये चेंज हो सकता है, अर्थ से अलग प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट पे कुछ होगा, हाइट के साथ, विड्थ, डेप्थ के साथ, बट दिस जी कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंटली हम मानते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। बट इफ यू कंसीडर स्मॉल जी, इस वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन। और ये वैल्यू कहाँ पर होती है? दिस वैल्यू इज प्रेजेंट एट अर्थ, अर्थ पर ये वैल्यू होती है। इफ वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब हाइट पर, डाउन डेप्थ में, तो जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, बट दिस वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें सिंपली इनको लर्न करना। फर्स्ट, दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। These are attractive in nature, means ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो हमेशा किस नेचर के होंगे? अट्रैक्टिव नेचर के। मतलब M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, M2 M1 को, M1 M2 को। कभी भी एक दूसरे को ये क्या नहीं करेंगे? रिपेल नहीं करेंगे। इट मीन्स ऑलवेज अट्रैक्टिव बट नेवर बी रिपल्सिव, कभी भी ये रिपल्सन नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, these forces या force obey inverse square law। inverse square law, inverse square का मतलब है कि यहाँ पर inverse वाला यूज हुआ है, 1/r square, 1/r square, तो inverse square law। थर्ड, these are central forces। These are central forces। सेंट्रल मतलब एक दूसरे के सेंटर की तरफ लगेगी, मतलब इसके सेंटर से इसकी तरफ, इसके सेंटर से इसकी तरफ। मेन पॉइंट है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनवर्स के लॉ भी करते हैं, सेंट्रल फोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, दीज फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। These forces are conservative in nature। हमेशा आप जो इनवर्स के लॉ भी करेंगे वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स किस पे डिपेंड करेंगे? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। इसे डिपेंड नहीं करता इस साइड से हो ऐसे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, important point, the exchange particle is graviton। ये थोड़ा important point है। exchange particle मतलब M1 से M2 किस रीजन से अट्रैक्ट करता है, सर क्या होता है? तो इनके जो एक्सचेंज होता है M1 M2 के लिए, वो पार्टिकल कौन सा होगा? वो पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे।